नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नू हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपको सुनाएंगे एक पारिवारिक कहानी। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कविता की माँ गांव में बीमार थी। उसकी माँ अपने बेटे राजीव को बहुत याद कर रही थी। तो फिर कविता ने अपने भाई राजीव को फ़ोन कर दिया और कहा, भैया, गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अकेली हैं। आप उन्हें अपने साथ शहर क्यों नहीं ले आते हो? कितनी बार माँ आपको फ़ोन कर चुकी हैं कि उन्हें अपने साथ शहर लाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप हर बार बात को टाल देते हो। कविता, ये तुम्हारा क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात की जाती है क्या? भैया, मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कहा। राजीव की पत्नी नीता वहीं कमरे में बैठी हुई थी। फ़ोन पर कविता की इस तरह की बातें सुनकर राजीव की पत्नी नीता राजीव के हाथों से फ़ोन ले लेती है और कविता से कहती है कि कविता, हम तुम्हारी और माँ की तरह फ्री नहीं हैं जो पूरा दिन घर पर बैठे रहें। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि बार बार गांव जा सकें। अभी 4 महीने पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब हम लोग पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। तुम्हें क्या लगता है माँ की ज़रा सी तबीयत खराब होगी तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाएंगे? तुम्हारे भैया की नौकरी है और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वालों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? बार बार माँ बेटी फ़ोन करके परेशान करती रहती हो। गांव आ जाओ, गांव चले आओ, बस यही एक काम रह गया है। गांव में माँ फ्री बैठी है और आप अपने ससुराल से तुम फ्री बैठी हो। नौकरी करती तो पता चलता कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। भाभी, क्या जो नौकरी नहीं करते उनके पास कोई काम नहीं होता? वो पूरे दिन दीवार से सिर टिका कर बैठे हैं। एक बार मेरे ससुराल आकर देख लो, कितना बड़ा परिवार है मेरा। पूरा घर अकेले संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ और तीनों समय का खाना भी बनाती हूँ। भले ही आप जॉब करती होंगी, लेकिन हमें भी पूरा दिन काम करने से फुर्सत नहीं मिलती। और अभी तो आप दोनों अकेले हैं, आराम से 2 टिफ़िन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कविता की बातें सुनकर उसकी भाभी नीता तमतमा कर बोलती है, अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकते तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। इतना कहकर कविता फ़ोन काट देती है। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, कैसी आंखें दिखा रही थी मुझे। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को और 4 रिश्तेदारों को ये दिखाएगी कि वो माँ की सेवा कर रही है, और उनके बेटे बहू डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ भी 2 दिन बुखार क्या हो जाता है, पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। बेटी को सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है? हाँ नीता, तुम सही कह रही हो। माँ की ये आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बीमार क्या होती हैं तो सब जगह हल्ला मचा देती हैं। बेटे बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती हैं। कविता माँ को अपने पास लेकर जाए उससे पहले मैं माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे सभी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। नीता कहती है, तुम्हारी बहन के फ़ोन ने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया है। सुबह सुबह फ़ोन कर देती है, ये भी नहीं देखती हम दोनों के ऑफिस का समय है। राजीव माँ को फ़ोन करता है कि माँ, अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर जानकी जी बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शहर ही चलूँगी। मेरा यहाँ अकेले घर में मन ही नहीं लगता। पहले तो तुम्हारे पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं ना, तब से मेरा इस घर में मन ही नहीं लगता। खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटे बहू के पास रहूँगी तो अच्छा लगेगा।
झुंझलाता हुआ बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। इधर जानकी जी बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े रख लेती हैं। दूसरे दिन राजीव जानकी जी को अपने साथ शहर लेकर आ जाता है। जब जानकी जी बहू बेटे के घर पहुंचती हैं, बहू उस समय ऑफिस से वापस आती है। बेटे ने उन्हें गांव से लाने के लिए छुट्टी ली थी। ऑफिस से आने के बाद बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। जानकी जी राजीव से पूछती हैं, बहू दिखाई नहीं दे रही है। माँ, वो अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है तो थोड़ा रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा, ठीक है। इतना कहकर जानकी जी एक छोटे से कमरे में चली जाती हैं। कमरे में सामान के नाम पर एक फोल्डिंग पलंग पड़ा है और ऊपर एक पंखा लगा है। बहू अपने कमरे में सो रही है और बेटा भी फ़ोन में व्यस्त है। कमरे में बैठी बैठी जानकी जी बोर हो रही है। कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। गांव में तो कोई ना कोई आस पड़ोस वाला उनसे बात करने आ जाता था। फिर जानकी जी धीरे धीरे उठकर बेटे के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा, जब से आई हूँ बहू सो रही है, घंटा भर होने को है और तुम भी अपने फ़ोन में व्यस्त हो। मुझसे कुछ बातें कर लो। मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। अब तुमसे बातें क्या करूं? वैसे भी पूरा दिन आने जाने में थक गया हूं। तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग कम ही बातें करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तुम अपनी बहू से ज़्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो नौकरी वाली है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज़ आती है। वो कहती है, ओ माँ जी, आ गई आप। फिर दिखाने के लिए जानकी जी के घुटनों तक के पैर छूती हैं। राजीव, तुमने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई। तुम्हें पता है ना, शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। ओहो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया था। फ़ोन में इतना व्यस्त हो गया कि ब्लैक कॉफ़ी बनाना ही भूल गया। अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। बहू कमरे से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई और वो भी फ़ोन चलाने लगी। राजीव रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। जानकी जी मन में सोचने लगी कि घंटे भर से ऊपर हो गया है मुझे घर में आए हुए, पर किसी ने मुझे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए पूछा तक नहीं। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना सकता है, तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था? जानकी जी हिम्मत करके सोफे पर बैठी हुई बहू से कहती हैं, मेरी भी चाय का समय हो रहा है बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी। राजीव, माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह कहाँ रखी है, जिससे ये रोज़ अपने लिए चाय बना लिया करें। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि इनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूं और उधर से आने के बाद काम करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहू की बातें सुनकर जानकी जी हैरान रह गईं कि एक दिन घर में आए हुए नहीं हुआ। बहू ने रसोई का रास्ता दिखा दिया। माँ, इधर रसोई में ही आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पर तुम्हें ही तो रहना है, तो अपने खाने का इंतज़ाम भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाद में तुम परेशान होती रहोगी। इससे अच्छा है आज ही सारी चीज़ें जान समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। राजीव रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किस में क्या रखा है। उसके बाद जानकी जी से ये कहकर कि माँ, तुम अपनी चाय बना लो, ब्लैक कॉफ़ी लेकर हॉल में आ जाता है। ये लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दी है। जानकी जी एक भिगोने में दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर अपने लिए एक कप चाय बना लेती हैं। जानकी जी को बेटे बहू का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं उनका मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी है। थोड़ी देर में बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ, कल सुबह 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हें दिखाने के लिए, तैयार रहना।
इतना कहकर बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आती है। जानकी जी उसे कहकर अपना दूध दलिया बनवा लेती हैं। रात में जानकी जी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। दर्द के मारे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बेटे बहू को बहुत आवाज़ लगाती हैं, लेकिन दोनों अपने कमरे में एसी में सोए हुए हैं। किसी को माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पूरी रात जानकी जी दर्द से कराहती रहती हैं। सुबह उठकर बेटा हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। फिर वो माँ को देखने उनके कमरे में गया तो देखा कि माँ अभी तक सो रही है। फिर वो गुस्सा होते हुए बोला, क्या माँ, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से सिर्फ हाफ डे लिया है, इसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम यहाँ मुझे लेट करा दोगी तो मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊँगा। बेटे की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाती हुई जानकी जी उठती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे रात भर से बहुत तेज़ बुखार है। हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। ठीक से चला भी नहीं जा रहा। माँ, बुखार में तो ऐसा ही लगा रहता है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नीता कहती है, राजीव, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे स्प्राउट्स रखे हुए हैं, खा लेना। और मैंने टिफ़िन में भी हल्का फुल्का खाना रख दिया है। माँ जी को जो खाना हो रसोई में जाकर खुद बना लेंगी, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए हमारी मेड भी छुट्टी पर गई है, तो माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। जानकी जी बहू की बात सुन लेती हैं और कहती हैं, बहू, मेरी तबीयत गांव में ही ठीक नहीं थी। यहाँ तुम लोगों के पास भी इसलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज करा सकूँ। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी बीमारी में भी खाना बनाकर नहीं दे सकती हो? माँ जी, अगर तुम्हें खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था। किसी गांव की लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ खाना बनाना आता हो। अब मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती हूँ। मुझसे खाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू, पढ़े लिखे होने से और नौकरी करने से ये तो नहीं हो जाता कि बहू ज़रूरत पड़ने पर घर का खाना भी ना बनाए। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई भी संभाल लेती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी, तुम तो ठहरी गांव की अनपढ़ गंवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरे 1 लाख रुपए महीने कमाती हूँ। कभी इकट्ठे देखे भी नहीं होंगे तुमने। इतने सारे पैसे अपनी ज़िंदगी में तुमने कभी 5-6 हज़ार भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की हेकड़ी दिखाकर नीता ऑफिस के लिए निकल गई। जानकी जी को बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना ज़्यादा घमंड है कि सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। और बेटे की आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती रहे, उसे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जानकी जी को बहू बेटे के घर आने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना वो अपने बेटे बहू का घर समझकर आई थी। पल पल उन्हें ये एहसास कराया जा रहा है कि वो घर में मेहमान हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। फिर बिना कुछ खाए पिए ही जानकी जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गईं। अस्पताल में बैठी हुई जानकी जी अपने पति को याद कर रही हैं कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान मुझे भी ऊपर बुला ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे गांव में आसपास पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था जितना अपने ही बहू बेटे के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। ना तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरा हालचाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू 2 घड़ी भी मेरे पास आकर नहीं बैठी, ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपने फिटनेस को लेकर ही बातें करती रहती है, बल्कि उसे दुनियादारी से या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि इनको तो टाइफाइड हुआ है, इतना तेज़ फीवर है। मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिएगा।
जिससे ये जल्दी रिकवर हो जाएं, और 4 दिन बाद मुझे फिर से दिखाने के लिए लाना। धीरे धीरे जानकी जी की तबीयत ठीक होने लगी। जानकी जी की फ़ोन पर बेटी से बात होती रहती थी, जिससे उनका थोड़ा बहुत मन लगा रहता था। लेकिन बहू बेटे ऑफिस चले जाते हैं तो पूरे दिन घर में मन नहीं लगता। किसी तरह से वो अपने समय को काटती हैं। पूरा महीना जानकी जी को बहू बेटे के पास रहते रहते हो गया था। अब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। घर के छोटे मोटे सभी काम जानकी जी कर देती थीं। जब बेटे बहू ऑफिस से आते तो उन्हें घर एकदम साफ सुथरा मिलता, रसोई भी चमचमाती हुई दिखती। किसी तरह से घर के कामों में मन लगाकर वो अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती हैं कि वो गांव जाना चाहती हैं। बेटा बहू भी उन्हें गांव भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि नीता माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। नीता कमरे में राजीव से कहती है कि अब तुम अपनी माँ को यहीं रोक लो, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको संभालने के लिए किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। आया लगवाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ कब काम आएगी? और तुम्हारी माँ गांव में रहकर भी क्या करेगी? हम उनके बेटे बहू हैं। अपनी माँ को समझाओ कि वो हमारे पास ही रहें। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था, गांव में रहती थी। लेकिन अब उनका वहाँ कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है। कल तक जो बेटा बहू माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, आज ज़रूरत पड़ने पर माँ को रोकने का प्लान बना रहे हैं। राजीव माँ के पास जाता है और कहता है, माँ अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगी? और वैसे भी अब गांव में कौन है? बाद में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगी ना। बेटा मेरा इधर मन नहीं लगता। गांव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात तो करते हैं। इधर तो तुम लोग ऑफिस चले जाते हो और कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं होता। टीवी भी देखूं तो कब तक? आज माँ की ज़रूरत है। तभी नीता बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है। आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चली जाया करो। वहाँ आपकी उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, जहाँ आपस में बातचीत भी हो जाया करेगी, भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और फिर कल को आपके नाती पोते आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि उनको अपनी दादी का प्यार ना मिले। जानकी जी को बेटे बहू का बदला हुआ व्यवहार समझ तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जानकी जी अब धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर के थोड़े बहुत काम करती, बाहर पेड़ पौधों में पानी देती और बेटे बहू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके बाद वो दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती। फिर शाम को 2 से 3 घंटे के लिए वो मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगी। सोसाइटी के मंदिर में बहुत सी औरतें आती थीं, जिनके साथ वो बातचीत करने लगी। कुछ लोग उनकी बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। अब उनका अच्छे से मन लगने लगा। जानकी जी को गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। उनकी ढोलक की सभी लोग बहुत तारीफ़ करते थे कि सच में आप बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पूरे मंदिर में सभी उन्हें जानने पहचानने लगे थे। आज भी सभी ने जानकी जी से पहले ही कह दिया था कि आप जल्दी आ जाना, आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे कामों को निपटाकर जानकी जी मंदिर के लिए चली गईं। आज उन्हें मंदिर में कुछ ज़्यादा समय लग गया। वैसे तो वो 2 से 3 घंटे में मंदिर से वापस आ जाती थीं, लेकिन आज कीर्तन कुछ लंबे समय तक चला और उन्हें आते आते रात के 8 बज गए। उनकी एक सहेली उन्हें घर छोड़ गई, लेकिन जैसे ही वो घर आईं तो बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, ये कोई समय है घर आने का? माँ जी आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा कि पूरा दिन मंदिर में ही ढोलक बजाती रहोगी क्या? घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ, ये तुम्हारी बात सही नहीं है। तुम्हें पता है
तुम्हारी बहू पेट से है, ज़्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उसको देखभाल की ज़रूरत है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन और ढोलक बजाती रहती हो। बेटा, मंदिर में कीर्तन कुछ ज़्यादा समय तक चला, इसलिए समय लग गया। वैसे तो मैं रोज़ समय से आ जाती हूँ। मौका मिलते ही नीता ने आज फिर से अपनी सास पर नौकरी का तंज कस दिया। हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ को आता ही क्या है, भजन कीर्तन और ढोलक बजाने के अलावा वो वही करेंगी। इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कहीं जाकर नौकरी कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें, इसीलिए ढोलक बजा बजा कर मन बहला लेती हैं। आज बहू की बात सुनकर जानकी जी से रहा नहीं गया। वो कहती हैं, बहू, दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती, और तुम भी दुनिया में अकेली नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई नहीं करता। बात बात पर नौकरी का घमंड दिखाती हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी का पैसे का इतना ही घमंड है, तो मैं भी तुम्हें एक दिन पैसे कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की ही है, तो वो कोई भी कमा सकता है। हाँ हाँ, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। कैसे कमाओगी पैसे? पढ़ी लिखी तो हो नहीं, और कुछ आता जाता भी नहीं। जानकी जी का मजाक उड़ाते हुए वो कमरे में चली गईं। जानकी जी ने गुस्से में अपनी बहू से कह तो दिया पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर इसी सोच में रहीं कि वो कैसे पैसे कमाएंगी। सच में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे पैसे कमा सकें। दूसरे दिन भी वो पूरे दिन इसी चिंता में रहीं। जब शाम को मंदिर गईं तो उनके चेहरे को देखकर उनकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ जानकी, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं जानकी, कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उनकी सहेली सुमित्रा जी के बहुत आग्रह करने पर जानकी जी ने बहू की बात बता दी कि बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, और मैंने भी गुस्से गुस्से में कह दिया कि मैं उसे पैसे कमा कर दिखाऊंगी। पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अरे जानकी, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो, तो क्यों ना तुम अपना YouTube पर एक चैनल खोलो और उस पर अपने भजन कीर्तन डाला करो। लोगों को ढोलक बजाना सिखाया करो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे। क्या YouTube से पैसे भी मिलते हैं? आश्चर्य से जानकी जी ने सुमित्रा जी से पूछा। हाँ हाँ जानकी, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो YouTube पर काम करता है। कल मैं उसे ले आऊँगी, वो तुम्हें सारा कुछ समझा देगा। तुम्हारा एक भजन का चैनल भी बना देगा। मंदिर तो तुम आती ही हो और इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, यही कीर्तन सीधे चैनल पर डाल दिया करो, बाकी का सब कुछ मेरा बेटा देख लेगा। दूसरे दिन सुमित्रा जी का बेटा मंदिर में आ जाता है और जानकी जी के नाम से उनका एक जानकी भजन कीर्तन नाम से चैनल बना देता है। आंटी जी, आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरा एक पुराना स्टैंड पड़ा था, इसमें बस मैं अपना मोबाइल लगाकर वीडियो ऑन कर देता हूँ। अब ये आपको दे रहा हूँ, आप इसमें बस अपनी वीडियो ऑन कर लेना, और जो भी आप भजन कीर्तन करती हैं वो सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना। बाकी का सारा काम मैं कर दूँगा। बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। आंटी जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। जब आप पैसे कमाने लगेंगी तब आप मुझे दे देना। जानकी जी का भजन कीर्तन का एक चैनल बन गया। 2-3 महीने तक जानकी जी रोज़ मंदिर जाती और जो भी कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली के बेटे के पास भेज देती। धीरे धीरे जानकी जी का चैनल चलने लगा और 4 महीने में ही उनके भजन कीर्तन के 2 वीडियो वायरल हो गए। लोगों को जानकी जी के भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। दिन ब दिन उनके चैनल बढ़ता ही जा रहा था, और एक दिन ऐसा आया जब सुमित्रा जी का बेटा जानकी जी के पास आया और बोला, आंटी जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसमें बहुत सारे पैसे आने लगे हैं। अगले महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जानकी जी का बैंक अकाउंट भी सुमित्रा जी के बेटे ने ही खुलवाया था। जानकी जी के चैनल के बारे में
उनके बेटे बहू को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसे भी मिलने लगेंगे? हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, जब आप यूट्यूब पर काम करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लोगों को आपके भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। अगले महीने नीता और राजीव की शादी की सालगिरह है। दोनों बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। ऑफिस के सभी दोस्त और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। इतनी सारी तैयारी के बीच जानकी जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है मैंने। जितनी साड़ियाँ लाई थी वो पहन पहन कर पुरानी हो गई हैं। बाज़ार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लाना। इतना सुनकर नीता मुंह बना लेती है और कहती है, मेरी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिन्हें मैं नहीं पहनती। उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें दे दूँगी। नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है? नीता अपनी अलमारी में से एक पुरानी साड़ी निकालकर जानकी जी को दे देती है। जानकी जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब वो साड़ी को खोलकर देखती हैं तो एक जगह से वो फटी हुई थी। बहू, ये साड़ी तो फटी हुई है। तो क्या हो गया? फटी हुई साड़ी है तो सुई धागे से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी की सालगिरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद नहीं कर सकते। ऊपर से हमें खर्च बताती रहती हो। कहीं साड़ी खरीद लो, कहीं ये कर लो, कहीं वो कर लो। वैसे भी घर में रखकर हम तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं, जो इतने सारे खर्चे देख रहे हैं। नीता बड़बड़ाए जा रही थी। वो ये भी नहीं देखती कि अभी उसकी सास कमरे में ही बैठी है, बस बड़बड़ाए जा रही है। बहू के व्यवहार से जानकी जी बहुत ज़्यादा दुखी थीं। जानकी जी बाहर आकर बैठ गईं। थोड़ी देर में नीता पार्लर के लिए निकल गई। नीता के जाते ही सुमित्रा जी का बेटा मनोज घर आता है और कहता है, आंटी जी मुबारक हो, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आ गए हैं। आपकी पहली कमाई 1 लाख की है। मनोज की बात सुनकर जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच कह रहा है बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई, और वो भी इतनी ज़्यादा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अब तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पर पैसे कमाए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी देने के लिए? आज ही तुझे पार्टी देती हूँ। सबसे पहले मनोज के साथ जानकी जी मंदिर जाती हैं और अपनी सारी सहेलियों को अपनी पहली सैलरी से मिठाई खिलाती हैं और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती हैं और सबको लड्डू देती हैं। सभी लोग जानकी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और कहते हैं, जानकी, आज तुमने अपने दम पर पैसे कमा ही लिए। सब खूब तारीफ़ करते हैं। मनोज बेटा, क्या तुम मुझे बाज़ार लेकर चलोगे? कल मेरे बेटे बहू की सालगिरह की पार्टी है, कुछ गिफ्ट लेना है मुझे। हाँ हाँ आंटी जी, चलिए, मैं आपको बाज़ार लेकर चलता हूँ। जानकी जी अपनी बहू को उपहार में देने के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदती हैं और अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लेती हैं। मनोज के लिए भी एक ब्रांडेड कपड़े खरीद लेती हैं और साथ ही मनोज को उसके काम के लिए कुछ पैसे देती हैं। कहती हैं कि बेटा, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये पैसे कभी नहीं कमा पाती। बस आंटी जी, आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। खुशी से जानकी जी घर वापस आ गईं। डाइनिंग टेबल पर रखी हुई साड़ियों को बार बार उठाकर देख रही हैं, क्योंकि आज उन्हें उन साड़ियों को देखकर बड़ी ही खुशी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली कमाई से ली हैं। बहू के लिए साड़ी खरीदी है और बेटे के लिए भी कपड़े खरीद कर लाई हैं। दूसरे दिन सभी लोग घर पर आ गए। जानकी जी की बेटी कविता भी आई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। केक काटने के बाद सभी लोग नीता और राजीव को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी जानकी जी एक बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती हैं। सास को इतनी महंगी साड़ी पहने देखकर नीता अपने पति राजीव से कहती है, इतनी महंगी साड़ी तुमने दिलवाई है माँ जी को?
इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं नीता, मैंने ये साड़ी नहीं खरीदवाई। आज जानकी जी के पास बहू के नौकरी वाले घमंड को उतारने का अच्छा मौका था। बहू के हाथ में अपना लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए जानकी जी कहती हैं, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए पूरे 10,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। आंखें फाड़ कर नीता कहती है, क्या माँ जी, 10,000 की साड़ी खरीदी है? कहाँ से आए इतने पैसे? पक्का तुमने राजीव से पैसे मांगे होंगे। नीता गुस्से में राजीव से कहती है, राजीव, माँ को इतने सारे पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? हमारे ही पैसे लेकर हमें ही गिफ्ट दे रही हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसों से गिफ्ट लाती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। हमारे ही पैसों का गिफ्ट हमें दे रही है। आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने जानकी जी की बेइज्जती कर दी। सभी लोग बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी बूढ़ी सास से बात कर रही है। जानकी जी कड़क आवाज़ में कहती हैं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। ये साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है, वो भी पूरे 1 लाख की। उन्हीं पैसों से मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ और मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, आज मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बात सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती है जो हमें नहीं पता और इतने पैसे कमाती हैं। तभी नीता की एक सहेली जो कि सालगिरह की पार्टी में आई थी, जानकी जी को देखकर कहती है, अरे आंटी जी, आप नीता की सास हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आपके भजन हमेशा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके भजन, और आप ढोलक तो कितना अच्छा बजाती हैं। नीता, सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से 1-2 भजन सीख लेने चाहिए। नीता अपनी सहेली से पूछती है कि तुम मेरी सास को कैसे जानती हो? तभी नीता की सहेली नीता से कहती है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी सास यूट्यूब चैनल पर काम करती हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उनका चैनल इतना अच्छा चलता है। सभी लोग कमेंट्स में उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तभी नीता अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी है और तुम पैसे भी कमाती हो। हंसती हुई जानकी जी कहती हैं, हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है बहू। तुम तो 80,000 रुपये कमा कर लाती हो, पर मेरी सैलरी तो पूरी 1 लाख है। मैं बहू से ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, अब तो नहीं कहोगी कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जानकी जी की बात सुनकर बेटा बहू शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहें। फिर जानकी जी बहू बेटे से कहती हैं, बहू, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो गुण है, भले ही वो किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना एक गुण होता है। तुम्हारे पास जो गुण है वो मैं नहीं सीख सकती, और मेरे पास जो गुण है वो तुम नहीं सीख सकती। और रही बात पैसा कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने पर आ जाए तो कमा ही लेता है, लेकिन अपनी नौकरी की किसी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई लिखाई मिली कि आज तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे या मेरे जैसी बहुत सी औरतों को मौका नहीं मिलता, तो कभी उन्हें इस वजह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो नौकरी नहीं करती हैं। कविता अपनी माँ के पास आती है और माँ से कहती है, माँ, आपने मुझे भी नहीं बताया। सच में माँ, आपने तो कमाल कर दिया। आज तो आपने भाभी से भी ज़्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब आप किसी से कम नहीं हैं। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने? कविता की बात सुनकर शर्म के मारे नीता की नज़रें ऊपर नहीं उठ पा रही थीं। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने कितनी बार अपनी सासू माँ को अपमानित किया है। नीता सासू माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया वो गलत था,
अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजीव भी कहता है, माँ, माफ़ कर दो हमें। हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको नीचा दिखाया। अपने बच्चों को आप माफ़ नहीं करेंगी? जानकी जी समझदारी के साथ अपने बेटे बहू को माफ़ कर देती हैं, क्योंकि वो भी अपने बेटे बहू से अलग नहीं रहना चाहती थी। घर में आगे चलकर पोता या पोती मिलने वाला है, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अब वो बहू बेटे के घर में पहले की तरह सुनकर नहीं, बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ रहती है। बहू भी अब उनका कहना मानने लगी है और कोई भी ताने अपनी सास को नहीं सुनाती। जानकी जी को बहू बेटे के घर में अच्छा लगने लगा है। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगा और कुछ दिनों में एक नन्हा सा पोता उनके घर में आया, जिसे देखकर जानकी जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।